आज हम लोग बायोलॉजी का अंतिम चैप्टर पढ़ेंगे। जो चैप्टर पढ़ना है पर्यावरणीय मुद्दा पढ़ना है। पर्यावरणीय मुद्दा का मतलब है कि पर्यावरण से रिलेटेड क्या क्या इशू है उसके बारे में इस चैप्टर में चर्चा किया गया है। पर्यावरण से रिलेटेड जो हम लोग का इन्वायरमेंट है उससे रिलेटेड क्या क्या दिक्कतें हैं उसके बारे में चर्चा किया गया है इस चैप्टर में। ठीक, हम जानते हैं कि पृथ्वी एक विशाल पारिस्थितिक तंत्र है। यह तंत्र अनेक छोटे छोटे पारिस्थितिक तंत्रों का बना हुआ है। हम लोग पता है पृथ्वी का अगर बात करेंगे एक विशाल पारिस्थितिक तंत्र है, बहुत सारे इसमें पारिस्थितिक तंत्र पाया जाता है और ये छोटे छोटे पारिस्थितिक तंत्रों से मिलकर बना हुआ है। हम ये भी जानते हैं कि हर पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला का चरण निर्धारित होती है। खाद्य श्रृंखला भी देखे थे कि एक दूसरे पर कैसे निर्भर सब चीज होते हैं, जिसमें हरे पेड़ पौधे उत्पादक का काम करता है। तो ये भी हम लोग चर्चा किए थे कि हरे पेड़ पौधे जो होते हैं उत्पादक का काम करता है। वह उत्पादक का काम कैसे करता था? प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके क्या करता है कि अपना भोजन बनाता है। और प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने के लिए उसको क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और भी चीज़ों की आवश्यकता पड़ता है। लेकिन इन्वायरमेंट से क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और इन्वायरमेंट में क्या चीज़ छोड़ता है ये? तो ऑक्सीजन को रिलीज करता है। ये सब चीज़ें हम लोग पहले से जानते हैं। इस प्रकार प्रकृति में हरे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के संतुलन बनाए रखते हैं। इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का संतुलन बनाने में कौन काम करता है? तो हरे पेड़ पौधे। यदि किसी प्रकार की यह संतुलन भंग हो जाती है तो पृथ्वी में विशाल पारिस्थितिक तंत्र का कार्य प्रणाली भी भंग हो जाएगी। अगर किसी प्रकार से इसमें दिक्कत आता है तो पूरा जितना भी पारिस्थितिक तंत्र है सब में किसी न किसी प्रकार से दिक्कत देखने को मिलेगा ही मिलेगा। मनुष्य अपने स्वार्थ एवं सुख के लिए अनेक ऐसे कार्य कर रहे हैं जिससे पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र निरंतर क्षति पहुंच रही है। अब देखो, मनुष्य जो है, इंसान जो है, अपने सुविधा के लिए ऐसा बहुत सारे कार्य कर रहे हैं जो क्या कर रहे हैं कि पारिस्थितिक तंत्र को क्षति पहुंचा रहे हैं। और पूरा हम लोग बोल सकते हैं कि जो इन्वायरमेंट है, पर्यावरण है, उसको प्रदूषित कर रहे हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ साथ उद्योग बढ़ रहा है जिसके कारण वातावरण में हानिकारक गैसें एवं अन्य प्रदूषित पदार्थ की मात्रा बढ़ रही है। अब देखो, जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ रहा है इंसानों का, अब ऐसा है कि उससे उद्योग भी बढ़ेगा, कल कारखाना भी बढ़ेगा। कल कारखाना जब बढ़ेगा तो उससे जो निकलने वाले गैस की मात्रा है वो सब भी क्या होगा? ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलेगा पर्यावरण में। विशाल नगरों में वाहित मल या मल जल नदियों में गिरता जाता है और उसी जल को पुनः हम पीने का काम लाते हैं। इसके अतिरिक्त प्रायः हम अपने घरों एवं खेतों के विषैले कीटनाशक पदार्थों का उपयोग करते हैं। अब देखो, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दिया हुआ है कि जो विशाल नगरों के वाहित मल या मल जल जो होते हैं वो क्या करते हैं, हम लोग नदियों में बहवा देते हैं। अब नदियों में बहवाने के कारण क्या होता है कि नदियों का पानी दूषित हो जाता है। और घरों के खेत में क्या करते हैं हम लोग? कीटनाशक पदार्थ का यूज करते हैं फसलों को वृद्धि करने के लिए, कि कीटों को खत्म करके हम लोग क्या कर सके, फसल को बचा सके। और जो कीटनाशक यूज करते हैं वो क्या होता है, हम लोग के लिए विषैलेपन होता है, बहुत ज़्यादा वो प्रदूषित करता है मिट्टी को, और साथ से जिस पानी में जाता है उस पानी को भी दूषित करता है। जो धीरे धीरे वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं, वातावरण के साधन बढ़ते जा रहे हैं जिसके कारण वातावरण में विषैली गैसों की मात्रा लगातार बढ़ रही है। अब देखो, जितना ज़्यादा साधन का प्रयोग कर रहे हैं लोग, इंसान, उतना ही ज़्यादा क्या हो रहा है कि वातावरण में विषैले गैस की मात्रा बढ़ते जा रहा है। इसके अतिरिक्त बड़े बड़े वन काट कर वहाँ तेज रफ्तार से कारखाने लगाए जा रहे हैं। हम लोग पता है कि वन वगैरह को काट कर क्या किया जा रहा है, कारखाने वगैरह लगाया जा रहा है। जब वन वगैरह को काट कर कारखाने लगाएगा तो ऑब्वियस है कि ऑक्सीजन की मात्रा में असंतुलन देखने को मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में भी। सभी कारणों से प्राकृतिक संतुलन बहुत तेजी से बिगड़ रहा है और मानव के ऐसे क्रियाकलापों से जल, वायु, जल और मृदा मतलब मिट्टी, विभिन्न जीवन संगठन जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है सबके सब क्या हो रहा है? दूषित हो रहा है धीरे धीरे। तो पर्यावरण में जो भी अवांछित परिवर्तन जो भूमि या जल वायुमंडल को मनुष्य और अन्य जीवों के लिए हानिकारक होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रदूषक कहते हैं। अगर कोई हमसे प्रदूषक के बारे में पूछता है कि प्रदूषक क्या होता है, तो वैसा पर्यावरण में परिवर्तन जिसके कारण मनुष्य या अन्य जीवों को हानि पहुंचता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रदूषक के नाम से जानते हैं।
प्रदूषण प्रदूषण के नाम से जानते हैं। प्रदूषण को रोकने के लिए भारत सरकार एक अधिनियम लाया था। 1886 में एक पर्यावरण अधिनियम पारित किया गया था। कभी कभी पूछ भी देता है पर्यावरण अधिनियम कब पारित किया गया था, तो कितना होता है 1886 होता है। 1886 में पर्यावरण अधिनियम लागू किया गया था पर्यावरण को सुधार करने के लिए, पर्यावरण को स्वस्थ करने के लिए। तो प्रदूषण और प्रदूषक में अंतर होता है। जिस पदार्थ के कारण जो प्रदूषण होता है उस पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, प्रदूषक के नाम से जानते हैं। प्रदूषण जो हो रहा है, जो वातावरण जो दूषित हो रहा है उसको हम लोग प्रदूषण के नाम से जानते हैं। लेकिन जिस पदार्थ के कारण होता है उसको हम लोग प्रदूषक कहते हैं। तो वही चीज़ जानना हम लोग चाहते हैं कि जो प्रदूषण होता है वो किस किस पदार्थ के कारण होता है, कौन कौन सा प्रदूषक है जिसके कारण प्रदूषण देखने को मिलता है। दोनों शब्द में अंतर यहाँ पर न है और यहाँ पे क है। तो उसी के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं कि कौन कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसके कारण क्या हम लोग को देखने को मिलता है, वातावरण प्रदूषित हो रहा है। पर्यावरण में अवांछित एवं हानिकारक पदार्थों के एकत्रित होना, उपयोगी पदार्थों में कमी होना, प्रदूषण तथा प्रदूषण फैलाने वाले पदार्थ प्रदूषण के कारण प्रदूषक कहलाते हैं। तो ये चीज लिखा हुआ है कि पर्यावरण में अवांछित मतलब जो नहीं चाहते हैं, ये बोल सकते हैं हानिकारक जो पदार्थ एकत्रित हो रहे हैं, जो दूसरे के लिए मतलब जीवों के लिए, मनुष्य के लिए क्या होता है हानिकारक हो, तो ऐसे पदार्थ को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रदूषक कहते हैं। उसी पदार्थ के कारण ही क्या होता है, प्रदूषण फैलता है। प्रदूषक एक ऐसा रासायनिक या अन्य पदार्थ होते हैं जो वातावरण में स्वाभाविक संतुलन को बदल देते हैं। मानव की विभिन्न गतिविधियों जैसे जनसंख्या में वृद्धि, शहरीकरण, औद्योगिकरण। अब किस किस कारण से ऐसा हो रहा है, तो जनसंख्या में वृद्धि के कारण प्रदूषण फैल रहा है। शहरीकरण लोग ज़्यादा कर रहे, शहरीकरण मतलब क्या होता है, पेड़ पौधों को, जंगलों को काट कर शहर बसा दे रहे, इसके कारण क्या होता है, प्रदूषण देखने को मिल रहा है। उद्योग वगैरह बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ा रहे, उद्योग मतलब जो कल कारखाने लगा रहे, तो वो सब के कारण क्या होता है, प्रदूषण हो रहा है। तो ये सब कारण बताया जा रहा है जिसके कारण प्रदूषण हम लोग को देखने को मिलता है। ऐसे पदार्थ वातावरण में अत्यधिक मात्रा में एकत्र हो जाते हैं जिनके पुनर्चक्रण तथा उपयोग के लिए तंत्र सक्षम नहीं होते। मतलब ऐसा कोई पदार्थ होता है जिसको हम लोग पूरा रिसाइकलिंग नहीं कर सकते, हम लोग दोबारा उसका उपयोग नहीं कर सकते, वही क्या होता है, प्रदूषक पदार्थ होता है जिसका हम लोग दोबारा उपयोग कर ही नहीं सकते हैं, या उसको हम लोग दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते, ऐसा बोल सकते हैं। उसको फिर से ऐसा भी होता है कि मतलब बहुत सारी चीज़ें होता है कि एक तो उपयोग ही नहीं कर सकते, एक क्या कर सकते हैं, उसको गला कर उसको फिर दोबारा नहीं बना सकते। तो वैसे हम लोग उसी कारण का होता है प्रदूषण देखने को मिलता है। तो इसी हिसाब से प्रदूषकों को वर्गीकरण किया गया है, इसको दो वर्गों में बांटा गया है। एक जैव नवीकरणीय प्रदूषक, एक होता है जैव अनवीकरणीय। जैव नवीकरणीय प्रदूषक क्या होता है, जैव अनवीकरणीय क्या होता है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। वैसे अनवांछित पदार्थ जिसमें जैविक अपघटन के द्वारा पुनः उपयोग में आने वाले पदार्थों को में बदला जा सकता है, जैव नवीकरणीय पदार्थ कहलाता है। देखो बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं कि दोबारा उसका अपघटित करके दोबारा उसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, अपघटित करके फिर से बना के उसका दोबारा उपयोग कर सकते हैं। तो वैसे जैविक पदार्थ को हम लोग जैव नवीकरणीय प्रदूषक पदार्थ के नाम से जानते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि मलमूत्र जानते हैं कि ये प्रदूषण फैलाएगा अगर हम लोग वातावरण में ऐसे खुला छोड़ेंगे। तो वाहित मल हो गया, जो मल जल होता है, कृषि द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट, कागज, कपास, ये सब अगर ऐसे हम लोग क्या करते हैं, फेंक देते हैं कचरा की तरह, तो अवश्य ये सब वातावरण को क्या करता है, प्रदूषित करता है। अगर इसी को हम क्या करें, रिसाइकलिंग करें, कचरे को क्या करें, अपघटित करा दें, अपघटित करा के फिर से दोबारा उपयोग करें, दोबारा निर्माण करें, दोबारा निर्माण करके इसका उपयोग करें, तो उससे क्या होगा कि वातावरण प्रदूषित नहीं होगा। तो ये सब जो एग्जाम्पल दिया हुआ है किसका दिया हुआ है, तो जैव नवीकरणीय प्रदूषक, मतलब इसको हम लोग रिसाइकलिंग कर सकते हैं, दोबारा इसका उपयोग कर सकते हैं, वही करने की कोशिश किया जाए। आगे है जैव अनवीकरणीय। वैसा पदार्थ जैव अनवीकरणीय मतलब वैसा पदार्थ जो क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग खत्म ही नहीं कर सकते। अगर एक बार ये आ गया पर्यावरण में, इसको दोबारा हम लोग खत्म नहीं कर सकते, ना इसका दोबारा हम लोग उपयोग कर सकते हैं। और यही क्या करता है, पूरी तरह से पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। जैसे इसमें कौन कौन सा आ जाता है, तो
पीड़कनाशक, जो हम लोग कीटनाशक और पीड़कनाशक का उपयोग करते हैं घास वगैरह को, कीट वगैरह को खत्म करने के लिए, जिसका हम लोग शॉर्ट फॉर्म क्या बोलते हैं, डीडीटी कहते हैं। तो इस डीडीटी का प्रयोग किया जाता है, जो एक बार इसका प्रयोग कर लेते ये खत्म नहीं होता है। ये क्या होता है कि हम लोग जो ये फसल के अंदर चला जाता, फसल को हम लोग खाते तो हम लोग के शरीर में भी आ जाता है डीडीटी। तो इसीलिए क्या होता है, हम लोग शरीर के लिए भी हानिकारक होता है। या मान लो कि पानी, अगर उसका पानी, जिस पानी में हम छिड़काव किए या जिस खेत में छिड़काव किए, पानी के द्वारा किसी तालाब वगैरह में चला जाता है, तो उसमें भी वो क्या होता है, उसमें रहने वाले जीव जंतु के लिए हानिकारक हो जाता है। तो ये डीडीटी हो गया। ये शीशा जो हम लोग खरीदते हैं, तो इसको भी हम लोग अपघटित नहीं कर सकते, तो ऐसा पदार्थ इसका अपघटन नहीं किया जा सकता है, ठीक। तो उसको हम लोग जैव अनवीकरणीय प्रदूषक के नाम से जानते हैं। आर्सेनिक भी इसमें आता है, एल्युमिनियम भी इसमें आता है, प्लास्टिक भी आते हैं, पारे भी आते हैं। तो ये सब के सब क्या है, तो अनवीकरणीय प्रदूषक है। रेडियो धार्मिक पदार्थ आदि, जितना भी रेडियो धार्मिक पदार्थ हम लोग पढ़े थे फिजिक्स में भी या केमिस्ट्री में भी शायद पढ़े थे, तो ये सब के सब क्या होता है, अनवीकरणीय प्रदूषक पदार्थ का उदाहरण दिया हुआ है। ऐसे पदार्थ प्रारंभ में तो हानिकारक होते हैं और यह हानि उनकी मात्रा के साथ साथ बढ़ती है। अगर इसका जितना ज़्यादा मात्रा रहेगा उतना ज़्यादा हानि देखने को इससे हम लोग को मिलता है। अब दिया हुआ है प्रदूषण के प्रकार। तो देखो, प्रदूषण जो होता है ना, अलग अलग टाइप का हम लोग वातावरण में प्रदूषण देखने को मिलता है। तो कितना प्रकार के हम लोग वायु प्रदूषण देखने को मिलता है। वायु प्रदूषित जब होता है, जल प्रदूषित, उसको हम जल प्रदूषण के नाम से जानते हैं। भूमि, अगर मिट्टी अगर प्रदूषित होते हैं तो हम भूमि प्रदूषण के नाम से जानते हैं। जो रेडियो एक्टिव पदार्थ जो प्रदूषण को फैलाता है उसको रेडियो एक्टिव पदार्थ, रेडियो धार्मिक प्रदूषण कहते हैं। जो आवाज़ के कारण प्रदूषण फैलता है उसको हम लोग ध्वनि प्रदूषण के नाम से जानते हैं। इसलिए कि आवाज़ भी बहुत लोगों को पसंद नहीं आता है। बहुत सारे आवाज़ होते हैं जो अगर उसको वो नहीं पसंद करते हैं तो उनके लिए वो क्या है, प्रदूषण का काम करता है। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे वायु प्रदूषण का। तो वायु में वायु को प्रदूषित करने वाला कौन कौन पदार्थ है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि वायु में जो परसेंटेज होता है कौन कौन पदार्थ का। तो देखो, नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा परसेंटेज वायु में देखने को मिलता है 78%। ये सब टर्म्स याद भी रख सकते हैं। नाइट्रोजन में जो हम लोग देखने को मिलता है, कितना परसेंट देखने को मिलता है, 78। ऑक्सीजन का मात्रा का बात करेंगे तो ये कितना होता है, 21% होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा जो वातावरण में देखने को मिलता है 0.03%। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा सबसे कम होता है, उसके बाद ऑक्सीजन का मात्रा होता है। तो कहने का मतलब ये है कि और भी कुछ अन्य पदार्थ भी इसमें देखने को मिलता है। तो इसमें कौन प्रदूषण का काम करता है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी हम लोग का एक प्रदूषण का काम करता है और ये किस प्रकार से हम लोग के लिए हानिकारक पहुंचाता है। सबसे पहले तो ये जानना है कि कार्बन डाइऑक्साइड पहले वातावरण में आता कैसे है और किस प्रकार से ये हम लोग को नुकसान पहुंचाता है। जब भी हम लोग कारखाने वगैरह यातायात के साधन यूज करते हैं, कारखाना का यूज किया जाता है, कहीं पर भी जलने वाला चीज होता है, ठीक है। या यातायात मतलब क्या होता है, गाड़ी वगैरह चलता है तो उसमें क्या होता है, पेट्रोल या डीजल क्या होता है, जलता है। पेट्रोल या डीजल जलने से ही क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो होता है वायुमंडल में फैलता है। कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों प्रकार की गैस निकलता है, देखने को मिलता है। जो ज़्यादा धुआं देता है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा क्या होता है, ज़्यादा होता है। जो ज़्यादा धुआं देता है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा क्या होता है, ज़्यादा होता है। इस प्रकार से हम लोग देखने को मिलता है जो कि ये वायु को प्रदूषित करता है। किसको प्रदूषित करता है, वायु को प्रदूषित करता है। इस बात को ध्यान में रखना है। और ये सब का मात्रा अगर बढ़ेगा, ये सब का मात्रा अगर बढ़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा अगर वायुमंडल में बढ़ेगा तो उससे हम लोग को क्या क्या दिक्कतें आ सकता है। तो देखो, सबसे पहले तो एक होता है जो ध्रुव के स्थान पर जो बर्फीले पहाड़ है। अब जैसे जो ध्रुव होता है वहाँ पर पूरी तरह से ठंडा है और जो बर्फीले पहाड़ है वो इसके कारण क्या हो रहा है, पिघल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से। क्यों, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से टेम्परेचर का होता है, ताप जो होता है बढ़ता है। ताप जो होता है बढ़ता है। अगर ताप बढ़ेगा, ताप बढ़ने से क्या होता है कि वहाँ का जो बर्फीले पहाड़ है वो पिघलने लगता है, पिघलने लगता है। बताया जाता है जो बर्फीले पहाड़ अगर पिघल जाएगा पूरी तरह से तो पृथ्वी पर हर एक जगह पानी ही पानी हो जाएगा। तो जीवन को रखने के लिए स्थल चाहिए, जीवन को हम लोग को रहने के लिए स्थल का जरूरत पड़ता है। लेकिन जब पानी पानी हो जाएगा सारा क्या हो जाएगा, सारा चीज़ बर्बाद हो जाएगा। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा नहीं बढ़ना चाहिए। ये सबसे बड़ा इफेक्ट देखने को मिलता है। और भी चीज़ें देखने को मिलता है, समुद्री जल स्तर में वृद्धि हो रही है। तो यही कारण दिया हुआ है कि अगर
हिमखंड मतलब वही जो बर्फीले पहाड़ होता है वो पिघल के उसका पानी बढ़ेगा तो समुद्री का जल स्तर में क्या होगा, वृद्धि हो रहा है, ऐसा देखने को मिल रहा है। मनुष्य में सिर दर्द होने लगता है अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा देखने को मिलता है, उल्टी जैसा उत्पन्न होने लगता है। सबसे भयानक तो जो इफेक्ट डालता है, सबसे भयानक जो इफेक्ट डालता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है। कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ये सबसे भयानक गैस होता है जो कि ये बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। अगर इसका बात करेंगे तो ये रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, कोई रंग नहीं होता है और कोई गंध इसमें नहीं होता है। कोई चीज़ जलता है, जलने के दौरान जब धुआं निकलता है ना, तो वही धुआं जो होता है उसमें कौन सा गैस रहता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड रहता है। कौन सा गैस रहता है? कोयले वगैरह को अगर चूल्हा होता है उसको जलाते हैं, कोयले को जलाने पर अगर धुआं निकलता है तो उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र देखेंगे तो CO होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2 होता है। ठीक है, तो CO का प्रतिशत अगर बढ़ता है कहीं पर भी तो वहाँ पर लोगों के साथ साथ मृत्यु भी होने लगता है। CO क्या करता है? अगर CO गैस हमारे शरीर में जाता है, ध्यान सुनना, जब CO गैस हमारे शरीर में जमा जाता है तो हम लोग पता है ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ब्लड में क्या होता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो ये हीमोग्लोबिन की मात्रा को क्या कर देता है? कम कर देता है, जिसके चलते हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के लेने की क्षमता क्या हो जाता है? तो हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन लेने की क्षमता घट जाता है। इसलिए कि हीमोग्लोबिन ही क्या करता है? ऑक्सीजन को कैरी करता है बाहर से, और बाहर से कैरी करके क्या करता है? वो पूरे शरीर में लेके जाता है ब्लड के थ्रू। तो अगर ब्लड में हीमोग्लोबिन की क्षमता ही कम हो जाए, किसके कारण कम हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। तो शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा क्या होने लगता है? कमी होने लगता है, सांस लेने में तकलीफ होने लगता है, जिसके कारण इसके कारण क्या हो सकता है? किसी इंसान का मृत्यु भी हो सकता है। ठीक, तो इस प्रकार से कुछ देखने को मिलता है कार्बन मोनोऑक्साइड का इफेक्ट। अगर हाइड्रोकार्बन का बात करेंगे, हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं? जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन होता है, इसी को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसको केमिस्ट्री में हम लोग इस चैप्टर ही पूरा पढ़े हुए 11वीं क्लास में। तो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का अतिरिक्त अन्य कार्बनिक पदार्थों हाइड्रोकार्बन जैसे बेंजापायरीन, एथिलीन, बेंजीन, एसिटिक अम्ल आदि भी निर्माण ईंधनों के दहन और मोटर वाहनों में होता है। देखो, जब मोटर वाहन का जब चलता है तो इसमें और भी चीज़ें गैस बनता है, जो कि बेंजीन का निर्माण होता है, एथिलीन का निर्माण होता है, और ये जीवों को विभिन्न प्रकार से क्षति भी पहुंचाता है। अब देखो, अनबर्न, ऐसा हाइड्रोकार्बन जो जल नहीं सकता है। ठीक, तो उस प्रकार के हाइड्रोकार्बन अगर रहता है तो फेफड़े में ये क्या करता है? कैंसर करता है। ठीक है, तो फेफड़े में ये कैंसर करता है। एथिलीन जो होता है, इसमें एथिलीन से समय के पहले पत्तियों और कलियों का झरना आदि मुख्य प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे कुछ दिया हुआ है, तो ये सब के सब जो दिया हुआ है ये सब क्या करता है? ऑब्वियस है कि ये सब के सब क्या कर रहा है? तो वायु को दूषित कर रहा है। क्या कर रहा है? तो ये कार्बनिक कुछ यौगिक है जो वायु को दूषित करता है। और भी सारी चीजें हैं जो कि वायु को क्या करता है? दूषित करता है, वायुमंडल को दूषित करता है। सिंपल बात ध्यान में रखना है। दूसरा जो पदार्थ होता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड की बढ़ती सांद्रता। अगर नाइट्रोजन के ऑक्साइड का भी सांद्रता बढ़ता है तो वो भी वायुमंडल को क्या करता है? दूषित करता है। इस बात को ध्यान में रखना है। नाइट्रोजन का ऑक्साइड जो होता है दो होता है, एक NO होता है, NO2 होता है, दोनों को दोनों नाइट्रोजन के ऑक्साइड है। अगर इसके मात्रा वायुमंडल में बढ़ता है तो ये भी क्या करता है? वायुमंडल को प्रदूषित करता है, मतलब वायु को प्रदूषित करता है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। अब ये आता कहाँ से है? ये जो नाइट्रोजन का ऑक्साइड है ये आता कहाँ से था? मोटर वाहनों और बिजली पैदा करने के षड्यंत्र, खाद और कीटनाशकों के संबंधित उद्योगों आगे में निष्कासित होता है। तो ये कहाँ कहाँ निकलता है? मोटर वाहन से निकलता है, या जहाँ पे बिजली का उत्पादन किया जाता है वहाँ से ये निकलता है, या कीटनाशक जो दवा यूज किया जाता है कीटों को मारने के लिए, कीटों को खत्म करने के लिए खेतों में, तो उसमें से ये गैस निकलता है। कोयले और पेट्रोलियम की स्थिति नाइट्रोजन वायुमंडल के नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाते हैं, और ये मनुष्य के लिए हानिकारक होते हैं। अगर ये गैस अगर मनुष्य के शरीर में जाएगा तो उसके लिए हानिकारक होता है। ये क्या क्षति पहुंचाता है मनुष्य में? तो जो रक्त में इनके चलते रक्त में ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता में क्या हो जाता है? कमी हो जाता है। ऑक्सीजन जो ग्रहण करने की क्षमता होता है रक्त को, उसमें ये कमी देखने को मिलता है, और ये अम्ल वर्षा के लिए भी जिम्मेदार होती है। जो अम्ल वर्षा होती है उसका भी ये जिम्मेदार होता है। कौन? नाइट्रोजन के ऑक्साइड।
बहुत सारा दिया हुआ है अभी इसमें तो। प्रकाश रासायनिक ऑक्सी कारक दिया हुआ है। भारी धातु, घरेलू अपमार्जक एवं पीड़कनाशी। तो हम लोग देखने वाले थे सल्फर यौगिक के बढ़ती सांद्रता के बारे में। अब ये कहाँ से आता है इसके बारे में भी सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। सल्फर की यौगिक जो होता है वो भी 3 प्रकार का देखने को मिलता है। सल्फर की यौगिक एक SO2 के रूप में रहता है, एक SO3 के भी रूप में रहता है, H2S के रूप में भी रहता है। 3 प्रकार से सल्फर की यौगिक हम लोग को देखने को मिलता है। तो अगर SO2 का बात करेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड बोलते हैं, SO3 का बात करेंगे तो सल्फर ट्राई ऑक्साइड कहते हैं, और H2S का बात करेंगे तो हाइड्रोजन सल्फाइड के नाम से जानते हैं। मुख्य रूप से ये भी वायुमंडल को क्या करता है, प्रदूषित करता है। यह बिजली पैदा करने वाले संयंत्रों एवं उद्योगों में ये कहाँ से निकलता है, तो जो बिजली पैदा करता है संयंत्र उससे निकलता है, या उद्योग जो कल कारखाने होते हैं उससे निकलता है। परिष्करण शैलाओं जैसे जीवाश्म ईंधन, कोई चीज़ का रिफाइनेशन किया जाता है, शुद्ध किया जाता है, उससे भी ये गैस बाहर निकलता है। और कहा तो जीवाश्मीय ईंधन जो होता है, जो जमीन के अंदर से जो भी जीवाश्म ईंधन निकाला जाता है जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये सब से भी क्या होता है, ये उत्सर्जित होता है। ये सब कुछ कारण दिया हुआ जहाँ से ये उत्सर्जित होता है। ये गैस वायुमंडल के जल से मिलकर, जो वायुमंडल में जल होता है उससे ये मिल जाता है, और मिलकर क्या करता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करता है। ये क्या करता है, और वही अम्ल वर्षा के रूप में क्या होता है, धरती पर गिरता है। वही अम्ल वर्षा के रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है, और यही अम्ल वर्षा के रूप में क्या होता है, तो पृथ्वी पर गिरता है, जिसके कारण बहुत सारी इमारत, बहुत सारी चीज़ों का क्षति देखने को मिलता है। कपड़ा आदि का भी क्षति देखने को मिला है। रंग रोगन, चमड़े का भी, चमड़ा, सामान तथा कपड़ा आदि का क्षय करता है। इसके अलावा पृथ्वी और जलाशय में अवस्थित, अब देखो जब ये जल में मान लो कि तालाब वगैरह में जाके यही पानी गिरेगा तो उसमें रहने वाले जो भी जीव जंतु है उसके लिए भी क्या होगा, ये हानिकारक होता है। इस तरह से हम लोग हानिकारक प्रभाव इसका देखने को मिलता है। लाइकेन तथा मॉस सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति अत्यंत संवेदनशील होता है, इसलिए लाइकेन को SO2 प्रदूषित का सूचक माना जाता है। अब देखो जहाँ पे लाइकेन होता है तो ये लाइकेन से ज़्यादा इसका प्रदूषक माना जाता है, इसलिए लाइकेन जहाँ होता है वही इसका ये सूचक होता है, इंडिकेटर होता है कौन, SO2। जहाँ पर भी लाइकेन रहेगा वो SO2 वहाँ पे प्रदूषक देखने को जरूर मिलेगा। इस गैस का प्राणियों के श्वसन पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है एवं श्वास संबंधित बीमारियां भी इससे पैदा होता है। अगर हम लोग बात करेंगे, पौधे में क्लोरोसिस यानी क्लोरोफिल वर्णकों को नष्ट करता है। अब एक और ये सब काम करता है, जो पौधे में क्लोरोफिल होता है उसको भी ये क्या करता है, नष्ट करता है। प्लाज्मोलाइसिस आदि भी SO2 की सांद्रता में क्या करता है, वृद्धि करता है। तो ये भी एक पदार्थ नाम दिया जो क्या करता है, SO2 की सांद्रता बढ़ाता है। मात्रा, सांद्रता का मतलब ही होता है मात्रा। अब दिया हुआ है स्वाचित वाहनों का। स्वाचित वाहन का मतलब वही है गाड़ी वगैरह जो चलता है। तो वैसे गाड़ी जो चलता है उसमें पेट्रोल, डीजल, कोयले को जलाकर उसका क्या किया जाता है, उसमें ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। और जब ये सब जलता है तो इस सब के जलने से भी क्या होता है, तो अभी हम लोग ऊपर में देखें किससे कार्बन डाइऑक्साइड का भी निर्माण होता है। तो बहुत सारे अलग अलग पदार्थों का देखने को चाहे हवाई जहाज होता है उसमें भी बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, ये सब जलता है, जल के कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है, जो कि हम लोग के लिए क्या होता है, वातावरण को ये दूषित करता है। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर दिया हुआ है। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई जैसे बड़े शहरों में वायु का लगभग 80% प्रदूषण क्या चीज़ से होता है, तो वायु का जो प्रदूषण होता है बड़े बड़े शहरों में वो मोटर वाहन से ही होता है। वो क्या होता है, मोटर वाहन से ही होता है। मोटर वाहन चलने के कारण ही क्या होता है, ज़्यादातर बड़े बड़े शहर प्रदूषित होते हैं। 80% का वायु जो प्रदूषण होता है वो लगभग 80% देखने को मिलता है। पेट्रोल से चलने वाले गाड़ियों में कौन कितना टन निकलता है उसके बारे में यहाँ पे एक डाटा दिया हुआ है।
आगे दिया हुआ है धुआं के बारे में। अगर धुआं का चर्चा करते हैं, ऐसा करते हैं जो धुआं से यहाँ पे अभी धुआं बाकी सब अभी हम लोग कौन सा पॉल्यूशन पढ़ रहे, वायु पॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे। तो वायु पॉल्यूशन में अभी तक हम लोग ऊपर में कुछ पदार्थों का नाम देख रहे थे जो वायु को प्रदूषित करता है। जो धुआं होता है वो भी क्या करता है, वायु को प्रदूषित करता है। तो ये जो यहाँ से धुआं से याद रखना है कि हम लोग यहाँ से ही अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए हम यहीं पर क्लास को एंड करते हैं।